हम बात करेंगे वो है मूल बिंदु। तो मूल बिंदु क्या होता है? किसी भी चीज़ को, किसी वस्तु की गति है या विराम है, किस स्थिति में है, इस चीज़ का मेजरमेंट करने के लिए हम किसी न किसी एक निर्देश पॉइंट को लेते हैं। वह निर्देश पॉइंट हमारा कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें एक ही वस्तु विराम में भी हो और गति में भी। तो चलिए देखते हैं एक ऐसा स्थिति क्या आ सकता है। तो मान लेते हैं कि हम एक कार में सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। कार में जब सफ़र करेंगे तो हम खिड़की से झांक भी रहे हैं और बाहर ही क्या है? एक वृक्ष है, ठीक है। अगर हम इस वृक्ष को देखते हैं या हम इस वृक्ष से हम अपनी पोजीशन की तुलना करते हैं तो हम क्या पाते हैं? समय के साथ साथ हमारी स्थिति वृक्ष की तुलना में बदल रही है। कहने का मतलब हुआ कि वृक्ष अपने जगह पर है, लेकिन अभी थोड़ा देर पहले यहाँ थे और ठीक थोड़ा देर पहले हमारी कार आगे निकल चुकी होगी, ठीक है, और हम यहाँ आ जाएंगे। तो हमने समय के साथ अपनी स्थिति को चेंज किया, यानी इस वृक्ष की तुलना में हम अपनी गति में हैं। इस वृक्ष की तुलना में हम क्या है? किस स्थिति में है? गति की स्थिति में है। कब? जब वृक्ष को हमने निर्देश बिंदु बनाया, ठीक है। हम इसको हटा देते हैं, अब वृक्ष हमारे लिए निर्देश बिंदु नहीं रहा। अब हम निर्देश बिंदु कार को ही बना लेते हैं। तो हम अगर इस खिड़की के पास बैठे हैं, अगले समय में ऐसा नहीं है कि हम खिड़की से निकल के दौड़ जाएंगे, नहीं। जब तक का हमको मंजिल तक नहीं पहुंचे जाएंगे तब तक हम उसी खिड़की के पास बैठे रहेंगे। यानी इस कार को अगर हम निर्देश बिंदु बनाते हैं तो कार के सापेक्ष में, ठीक है, कार के सापेक्ष में हमारा क्या होगा? स्थिति चेंज नहीं होगा, जिस कारण से हम कह सकते हैं कि हम विराम में हैं, ठीक है। तो देखिए हम ही हैं। अगर हम पेड़ को निर्देश बिंदु बनाते हैं तो गति में हो जाते हैं, कार को निर्देश बिंदु बनाते हैं तो विराम में हो जाते हैं। तो समझ गए होंगे निर्देश बिंदु किसे कहते हैं? एक ऐसा पॉइंट जिसको हम यह मान लेते हैं कि अगर उसके तुलना में किसी की स्थिति बदल रही है तो वस्तु गति में है, नहीं तो विराम में है, ठीक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट परिभाषा हमें जानना है वो है स्थिति क्या है। व्हाट इज स्थिति? पोजीशन, ठीक है। हम कहाँ हैं, कोई वस्तु कहाँ है, यह जो चीज़ बताता है उसे ही स्थिति कहते हैं, ठीक है। मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा निर्देशांक ज्यामिति, और उसी में एक एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन आता है कि टेबल पे एक लैंप रखा हुआ है, ठीक है, और दूसरे मित्र को फ़ोन करके बताना होता है कि यह लैंप उसी जगह रखो जिस जगह की मैंने रखा है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? हम यहाँ पे एक निर्देश बिंदु ले आते हैं और उस निर्देश बिंदु में देखते हैं कि लैंप कहाँ पे है और उसको फ़ोन करके बता देते हैं। तो हम जो ये निर्देश बिंदु बता रहे थे, ये हम क्या बता रहे थे? इस लैंप की स्थिति। तो स्थिति से हमें पता चलता है कि वस्तु कहाँ पर है, ठीक है। दूसरा आगे, ठीक है, दूरी। दूरी क्या है? तो किसी भी वस्तु द्वारा गति की अवस्था में अपनी स्थिति को जो चेंज करता है, तो पहली स्थिति और उस जिस रास्ते से उसने चेंज किया और अंत में जहां पहुंच गया वहां तक की स्थिति के बीच का कुल दूरी, कुल पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि वस्तु कोई ए है, ठीक है, और ये इस तरह से चल के गया और इस यहाँ पे आ गया। आया बात समझ में? तो यह जो इस पथ की लंबाई थी, ठीक है, इसकी कुल लंबाई दूरी कहलाएगी। इसकी कुल लंबाई क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। पाथ लंबाई। पाथ लंबाई क्या है? ये उस वक्र की लंबाई होती है जो वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में तय करता है। जैसे यहाँ पे इधर से ऐसे करके होके गया है, तो इसकी जो कुल लंबाई होगी जिस रास्ते से वह यहाँ तक आया उसे हम लोग क्या कहते हैं? पाथ लंबाई, ठीक है। पांचवा चाल। चाल
वस्तु समय के साथ जिस गति से अपनी स्थिति बदलता है उसी गति को चाल कहते हैं, या यूं कहें कि एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। एकांक समय यहाँ क्या हो सकता है? 1 घंटे में चली गई दूरी चाल हो सकती है, 1 सेकेंड में चली गई दूरी चाल हो सकती है, एकांक। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति ए से बी तक जाता है, ठीक है, और ए से बी तक जाता है और उसने 50 किलोमीटर दूरी तय किया या फिर 500 मीटर दूरी तय किया। ए से बी तक जाता है और उसने कितना मीटर दूरी तय किया? 500 मीटर। और यहाँ से यहाँ जाने में उसको लग गए 250 सेकेंड। तो वस्तु की चाल क्या होगी? वस्तु की चाल होगी, चाल का फार्मूला होता है दूरी बटे समय। दूरी हो गया 500, समय हो गया 250। जब इसको कटा देंगे तो आएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड। यह हमें बताता है कि वह व्यक्ति एकांक समय यानी 1 सेकेंड में 2 मीटर की दूरी तय करता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? चाल। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगा। चाल किसे कहते हैं? एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। अब चाल कितने प्रकार के होते हैं? तो चाल कई प्रकार के होते हैं। पहला, एक समान चाल, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एक समान चाल। एक समान चाल कहने का अर्थ है कि वस्तु ने ए से बी तक जाने में एक समान गति का प्रयोग किया, ना तो अपना स्पीड को बढ़ाया और ना ही अपना चाल को कम किया। अगर वह 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है तो यहाँ से यहाँ तक चलने में उसने कुल 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार ली। ठीक है, इसे हम एक समान चाल कहते हैं। जनरली जो हम लोग गाड़ी वगैरह पे चलते हैं, ट्रेन पे चलते हैं, तो उनकी चाल एक समान नहीं होती। क्यों? क्योंकि वे कभी ज़्यादा स्पीड से चलते हैं, कभी कम स्पीड से चलते हैं, फिर ज़्यादा चलते हैं, फिर कम। लेकिन कुछ समय ऐसा भी होता है कि थोड़ी दूरी वे लगातार एक स्पीड से तय करते हैं। तो हो सकता है इतना सा चाल उन्होंने एक समान चला, फिर अगली दूरी में उन्होंने चाल को बढ़ा लिया। ठीक है, दूसरा है असमान चाल। असमान चाल किसे कहते हैं? वही जो बराबर नहीं होगा, यानी जब कोई व्यक्ति ए से बी तक जाने में अपनी चाल को लगातार घटा और बढ़ा रहा होता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक तेजी से गया, फिर आगे अपनी चाल को कम कर लिया, धीरे धीरे गया, फिर आगे और तेज हो गया, फिर कम हो गया। तो बार बार चाल को बदलने पे हम कहते हैं कि इस व्यक्ति की चाल असमान चाल है। और एक समान चाल की स्थिति में वह ए से बी तक समान चाल से जाएगा। उसके बाद आता है औसत चाल। जब कोई एक समान चाल से चल रहा होता है तो उसका चाल निकालना आसान होता है, टोटल दूरी बटे समय, है ना। लेकिन जब असमान चाल से चल रहा होता है तो उसको तो हम निकाल नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में हम इसकी औसत चाल निकालते हैं। औसत चाल किसे कहते हैं? औसत चाल का सूत्र होता है कुल दूरी बटे कुल समय। इसमें हम ये नज़रअंदाज कर देते हैं कि व्यक्ति की चाल उसके बीच रास्ते में कितनी रही। हम केवल यहाँ पे वही सोचते हैं कि ए से बी तक कुल दूरी कितनी थी और उसे जाने में कितना समय लगा, और ये नहीं देखते कि वह बीच रास्ते में बैठ गया था कि क्या कर लिया था। बस ए से बी तक पहुँचने में कुल कितना समय लगा उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या निकल आएगा? औसत चाल। और इससे आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम लोग जो सवाल बनाते हैं वो लगभग ज़्यादातर औसत चाल पे ही बनाते हैं,
ना तो एक समान चाल पे ना ही असमान चाल पे। उसके बाद चौथा जो चाल का प्रकार होगा उसे कहते हैं तात्क्षणिक चाल। ये तात्क्षणिक चाल क्या होता है? चलिए, तात्क्षणिक चाल का मतलब हुआ कि किसी विशेष बिंदु पर व्यक्ति की चाल कितनी थी। जैसे ए से बी तक कोई दूरी है और कोई व्यक्ति चल रहा है, तो हम लोगों ने भी तुरंत जाना असमान चाल में कि किसी भी व्यक्ति की चाल ए से बी तक पहुंचने तक उसकी चाल समान नहीं होती है। वह कभी ज़्यादा तेज़ी से चलता है तो कभी कम तेज़ी से। तो किसी विशेष बिंदु पे उसकी चाल कितनी थी उसे ही हम कहते हैं तात्क्षणिक चाल। और तात्क्षणिक चाल का सूत्र होता है लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा डी बटे डेल्टा टी। ठीक है, यानी टी इतना छोटा है कि उस 0 के काफ़ी नज़दीक है, तभी तो हम उसका किसी खास पॉइंट पे हम उसका चाल को निकाल पाएंगे जिसे हम तात्क्षणिक चाल कहेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि डी बहुत छोटा डी और उसे तय करने में जो बहुत कम समय लगा है वो, ठीक है, उसका बटे तात्क्षणिक चाल का सूत्र होता है। ये लिमिट यानी अवकलन से हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ठीक, विस्थापन क्या है? अभी थोड़ा देर पहले जब हम लोग पाथ की लंबाई और दूरी पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि वस्तु किसी भी रास्ते से होकर के आए तो इस जो रास्ते की कुल लंबाई है इसे दूरी और पाथ लंबाई कहते हैं। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन उसके शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सरल रेखा की लंबाई होती है। कहने का मतलब है बीच की एक स्ट्रेट लाइन जोड़ देंगे और इसका जो दूरी होगा इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? विस्थापन। इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? विस्थापन। तो फिगर से पता चल रहा है कि विस्थापन क्या है। अब थोड़ा दूरी और विस्थापन को कंपैरिजन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देखते हैं? अगर हम दूरी और विस्थापन को तुलना करें तो दूरी का मान बड़ा है, विस्थापन छोटा है। एक और केस लेते हैं, क्या हो वस्तु खुद से शुरू करे और फिर वहीं आ जाए, तब ये तो हमारी दूरी हो जाएगी, लेकिन जहाँ पे शुरू किया था वहीं आ गया तो विस्थापन क्या हो जाएगा? 0। विस्थापन क्या हो जाएगा? 0। यानी हम देखते हैं कि किसी भी कंडीशन में हम कितना भी कोशिश क्यों ना कर लें, इस स्थिति में भी दूरी बड़ी है, विस्थापन 0 है। वस्तु दूरी तय ही ना करे, खड़े ही रहे एक जगह, तो दूरी भी 0, विस्थापन भी 0, यानी बराबर। वस्तु सीधा रेखा में चल जाए, ठीक है, तो ए से बी तक की दूरी भी वही होगी जो ए से बी तक का विस्थापन होगा। क्यों? क्योंकि वस्तु ने सीधी दूरी तय कर ली है और विस्थापन भी तो सीधी दूरी की लंबाई होती है। तो इस केस में भी दूरी बराबर विस्थापन। और अब इन चारों के अलावा दूसरा केस पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या देखते हैं? दूरी विस्थापन से हमेशा बड़ी या बराबर हो सकती है, लेकिन कभी भी विस्थापन दूरी से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखेंगे। इससे ऑब्जेक्टिव पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। हमेशा दूरी विस्थापन के बराबर हो सकती है या बड़ी हो सकती है, लेकिन विस्थापन से छोटी कभी नहीं हो सकती। ठीक है, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। कभी भी हम ये नहीं कहेंगे कि -5 किलोमीटर चल लिए हैं, ऐसा आप बिल्कुल कह ही नहीं सकते। लेकिन विस्थापन धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है। शून्य की स्थिति में हम लोगों ने देखा
धनात्मक की स्थिति यही है। ऋणात्मक की स्थिति तब आती है जब हम विस्थापन में दिशा को मेटर करते हैं। जैसे अगर हम कहें कि मेरा रेफरेंस पॉइंट ये है और ए से बी तक कोई वस्तु गई 5 मीटर, तो हम कहेंगे विस्थापन इसका +5 मीटर है। लेकिन जब वही वस्तु उल्टी दिशा में बी तक चलाए तो इस पूरे सिस्टम में ए से बी तक या सी तक आए तो ए से सी तक का विस्थापन क्या हो जाएगा? -5 मीटर, क्योंकि विस्थापन एक सदिश राशि है, इसमें दिशा मैटर करता है। अगर बी तक जाने में +5 कहेंगे तो सी तक आने में -5 लगा। विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे वेग की। वेग क्या है? ठीक है, जिस तरह से चाल समय के साथ, ठीक है, दूरी का बदलना था, या यूं कहें कि किसी वस्तु की दूरी का दर चाल कहलाती है, उसी प्रकार अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के साथ बदल रहा है या फिर विस्थापन की दर वेग कहलाती है। विस्थापन की दर क्या कहलाएगी? वेग कहलाएगी। इसका फार्मूला होता है विस्थापन बटे समय। इसका क्या फार्मूला होता है? विस्थापन बटे समय। अब अगर हम लोग चाल और वेग को कंपैरिजन करें, जिस तरह से दूरी और विस्थापन को किया, तो विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। तो सूत्र से साफ पता चलता है कि वेग भी धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है। कब? जब यह अपने स्टार्टिंग पॉइंट से दाहिने ओर जाएगा या ऊपर की ओर जाएगा तो हम इसे धनात्मक लेते हैं, और जब यह बाएं ओर जाएगा या नीचे की ओर आएगा तो हम इसे ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है, वेग जिस तरह से विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ी नहीं हो सकती, या तो बराबर होगी या दूरी से छोटी होगी, ठीक उसी प्रकार वेग भी चाल से बड़ा नहीं हो सकता, चाल से छोटा होगा या फिर चाल के बराबर होगा। ठीक है, अब जिस प्रकार चाल के 4 प्रकार हुए थे, वेग के भी उतने ही प्रकार हैं। पहला, एक समान वेग। एक समान वेग किसे कहते हैं? अगर किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में, जैसे 1-1 सेकेंड में या 2-2 सेकेंड में, 3-3 सेकेंड में समान विस्थापन बदलता है, समान विस्थापन तय किया जाता है, तो हम कहते हैं कि उस वस्तु का वेग एक समान वेग है। अगर समय के सापेक्ष समान समय अंतराल में उस वस्तु का विस्थापन अलग अलग होता है तो हम उसे असमान वेग कहेंगे। जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु A है, B तक गया, कोई वस्तु A है, B तक गया, सॉरी मार्कर को क्या हो गया, कोई वस्तु A है, B तक गया, इसके समान समय अंतराल में दूरी विस्थापन समान है तो एक समान वेग, और अगर इसके समान समय अंतराल में विस्थापन कम या ज़्यादा है, जैसे मान लो पहले 1 सेकेंड में ये इतना दूर तय कर दिया, फिर अगले 1 सेकेंड में इसकी विस्थापन इतनी हुई, फिर अगले 1 सेकेंड में उसकी विस्थापन इतनी हो जाए, तो क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक 1-1 सेकेंड में इसका विस्थापन ज़्यादा कम है, तो इसे हम क्या कहेंगे? असमान वेग। औसत वेग किसे कहते हैं? औसत वेग कहते हैं
कुल विस्थापन बटे कुल समय। बिल्कुल चाल के जैसा है, वहाँ कुल दूरी बटे कुल समय हुआ था। वेग को विस्थापन से करते हैं, विस्थापन का दर होता है, इसीलिए औसत वेग कुल विस्थापन बटे कुल समय। चाल भी तात्क्षणिक हुआ था तो वेग भी होता है तात्क्षणिक। तात्क्षणिक वेग या तात्कालिक वेग। तात्क्षणिक वेग का सूत्र क्या होता है? लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एस बटे डेल्टा टी, जहाँ एस विस्थापन को डिनोट करता है और टी समय को। ठीक है, तो यहाँ लिमिट लिखने का मतलब ये होता है कि हम समय का इतना छोटा भाग ले रहे हैं कि मान लो वह 0 के बराबर भी हो सकता है, 0.001, इसीलिए हम लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 लिखते हैं। ठीक है, और इसे शॉर्ट में लिखा जा सकता है ds बटे dt, यह भी लिख सकते हैं। तो तात्क्षणिक वेग क्या होता है? किसी वस्तु की किसी खास बिंदु पर जो दूरी होती है, किसी वस्तु की किसी खास बिंदु पर वेग प्राप्त करने के लिए हम लोग तात्क्षणिक वेग का प्रयोग करते हैं। ये किसी खास पॉइंट पे वेग होता है, जैसा कि मान लो असमान वेग किसी का बदल रहा है, बार बार बदल रहा है, तो वैसी स्थिति में अगर हम उस वस्तु की किसी खास समय पे वेग प्राप्त करना चाहते हैं तो हम तात्क्षणिक वेग से लिमिट वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सापेक्ष वेग क्या है? ठीक है, जब दो वस्तु मूव कर रही है, सपोज दैट एक गाड़ी है, ठीक है, इसमें पुलिस बैठा है, ठीक, और एक और गाड़ी है, ये चोर भाग रहा है। पुलिस वाली गाड़ी चोर वाली गाड़ी के पीछा कर रही है, चोर की मोटरसाइकिल का। तो क्या कर रहे हैं? दोनों गति में है। जब दो वस्तुओं के वेग, यानी कहने का मतलब जब दो गतिशील वस्तुओं का वेग एक दूसरे के सापेक्ष में, एक दूसरे की तुलना करके प्राप्त किया जाता है, तो वैसी स्थिति में हम उस वेग को सापेक्ष वेग कहते हैं। समझने के लिए मान लेते हैं कि चोर भाग रहा है अपनी मोटरसाइकिल से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ठीक है, और पुलिस क्या कर रही है? अपनी कार की स्पीड 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ा रही है ताकि वह चोर को पकड़ सके। 55 किलोमीटर प्रति घंटा पुलिस की कार जो स्पीड है वह किसके सापेक्ष में है? हम लोग जानते हैं किसी भी वस्तु का जो ये निर्देश बिंदु होता है वह होता है सड़क, जिसे हम लोग पृथ्वी कह सकते हैं। यानी सड़क की तुलना में वो जो गाड़ी है अपनी स्थिति 1 घंटा में 55 किलोमीटर दौड़ा रहा है। सड़क की तुलना में चोर 50 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है। लेकिन अगर हम ये जानना चाहें कि चोर के सापेक्ष में पुलिस की स्पीड कितनी है, तो इस चोर के सापेक्ष में पुलिस की स्पीड उतनी है जितना इनका सापेक्ष वेग। ठीक है, तो सापेक्ष वेग का मतलब हो गया कि हम उसमें से एक वस्तु को निर्देश बना लेते हैं, निर्देश बिंदु, और दूसरे वस्तु का वेग निकालते हैं। तो जब हम इस दोनों को देखेंगे तो हम क्या पाएंगे कि चोर की गाड़ी की तुलना में पुलिस की गाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। यानी इस पुलिस की गाड़ी इसके तुलना में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसका पीछा कर रही है। तब हम इसको स्थिर मान लेते हैं और इसे ही क्या कहते हैं? सापेक्ष वेग। इसे क्या कहते हैं? सापेक्ष वेग। अब अगर इसको हम A से डिनोट करें, इसको B से डिनोट करें, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ A with respect to B is equal to velocity of A minus velocity of B। इस V से हम लोग वेग को डिनोट करते हैं और इसे ही कहते हैं सापेक्ष वेग।
यानी जिस वस्तु का सापेक्ष वेग निकालना है उस वस्तु का वेग घटाओ, जिसकी तुलना में निकालना है उसको घटा देते हैं। यही क्या है? सापेक्ष वेग। तो समझ गए सापेक्ष वेग क्या है? एक वस्तु की तुलना में, एक गतिशील वस्तु की तुलना में दूसरे गतिशील वस्तु का वेग निकालना है, क्या कहलाता है? सापेक्ष वेग। तो यहाँ पे ए का कितना है स्पीड? 55, बी का 50, तो सापेक्ष वेग कितना हो गया? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत? अब क्या हो? ठीक है, ये तो तब हो गया जब वस्तु एक ही दिशा में गति कर रहे थे, लेकिन उस कंडीशन को भी तो देखना होगा जब दो व्यक्ति एक दूसरे की तरफ दौड़ रहे हों, एक दूसरे से मिलने के लिए बेताब हो और एक दूसरे की तरफ दौड़ रहे हों। मान लेते हैं यह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसकी तरफ आ रहा है, यह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसकी तरफ आ रहा है। तो याद रखेंगे जब वस्तु की दिशा समान हो तो उस वक्त सापेक्ष वेग निकालने के लिए हम लोग घटाव करते हैं, लेकिन अगर वस्तु की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, वस्तु की दिशा एक दूसरे के क्या हो? विपरीत हो, तब सापेक्ष वेग का सूत्र बदल जाता है और हम तब कहते हैं भी ए प्लस भी बी। ए कितना है? 5 और बी कितना है? 6, और ये हो गया 11 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ये दोनों एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे की तुलना में 11 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रहे हैं। तो ये कब होगा? जब दिशा दोनों का क्या हो? सेम हो। चोर भी उसी दिशा में भाग रहा है जिस दिशा में पुलिस उसका पीछा कर रही है, और ये तब होगा जब दिशा अलग अलग हो। ठीक है, इस तरह से सापेक्ष वेग यहाँ पे खत्म होता है।